तो आज हम बात करने वाले हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो मध्य एशिया से आया एक योद्धा था और उसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटी सी सेना एक पूरे साम्राज्य पर जीत हासिल कर कैसे सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम एक तरह की ऐतिहासिक पड़ताल कर रहे हैं, ये समझने की कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने एक बहुत बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। ये बात है 1526 की, पानीपत की लड़ाई की। एक तरफ है बाबर की सेना, सिर्फ 12,000 घुड़सवार, और दूसरी तरफ लोधी की फौज, 1,00,000 सैनिक और करीब 500 से 1000 हाथी। सोचकर देखिए, ये तो किसी भी लिहाज से एक नामुमकिन सी लड़ाई लगती है ना? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में जाना होगा। ये समझना होगा कि 16वीं सदी में हिंदुस्तान का राजनीतिक माहौल आखिर था कैसा। चलिए देखते हैं कि बाबर के आने से ठीक पहले यहाँ क्या चल रहा था। देखिए, मशहूर इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या खूब कहा है। उन्होंने लिखा कि उस वक्त का भारत राज्यों का एक समूह था, मतलब एक ऐसा शिकारगाह जो किसी भी ताकतवर हमलावर के लिए बहुत आसान था। कहने का मतलब यह है कि भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई छोटे बड़े राज्यों का एक झुंड था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। ये नक्शा देखिए, ये उस बिखराव को बिल्कुल साफ कर देता है। कोई एक सेंट्रल पावर थी ही नहीं। दिल्ली में कोई और, मेवाड़ में कोई, गुजरात, मालवा, बंगाल, सब अपनी अपनी धाक जमाने में लगे थे। और जब घर में ही इतनी फूट हो तो बाहर वाले के लिए जगह बनाना कितना आसान हो जाता है। तो उस वक्त के जो बड़े खिलाड़ी थे वो कौन थे? सबसे पहले दिल्ली की लोधी सल्तनत, फिर राणा सांगा के नेतृत्व में शक्तिशाली मेवाड़, और दक्षिण की तरफ जाएं तो विजयनगर साम्राज्य। ये सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, और इनकी दोस्ती दुश्मनी वो तो बस मौके के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती थी। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान की बात तो हो गई। अब जरा जूम इन करते हैं बाबर के मेन टारगेट पर, यानी लोधी साम्राज्य पर। यह सल्तनत जो थी ये एक ताश के महल की तरह थी। मतलब बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती थी, पर अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। तो इसकी वजह क्या थी? पहली बात तो ये कि सुल्तान इब्राहिम लोदी से उसके अपने ही अमीर और सरदार खुश नहीं थे। उसने सबको नाराज कर रखा था। जो बड़े बड़े सरदार थे वो तो लगभग अपनी अपनी छोटी मोटी रियासतें चला रहे थे। ऊपर से सल्तनत में पैसों की भी तंगी चल रही थी। मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। बाबर यहां सिर्फ मौका देखकर नहीं आया था, बल्कि उसे बाकायदा बुलाया गया था। और बुलाया किसने? लोधी साम्राज्य के ही बड़े लोगों ने। पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी। उसने और कुछ दूसरे सरदारों ने अपने ही सुल्तान के खिलाफ जाकर बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता भेजा। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था। अब बात करते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आखिर ये था कौन और इसके इरादे क्या थे? चलिए जानते हैं। बाबर की जो शुरुआती जिंदगी थी वो कई फूलों की सेज नहीं थी। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो फरगाना का शासक बना, लेकिन जल्द ही उसे अपनी पुश्तैनी जमीनें गंवानी पड़ी। उज़्बेकों ने उसे वहां से खदेड़ दिया, और यही हार, यही नाकामी उसे एक नए घर की तलाश ने ले आई। 1504 में उसने काबुल को अपना नया बेस बनाया, और यहीं से उसकी नजरें हिंदुस्तान पर टिक गईं। तो सवाल यह है कि बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया? इसकी दो बड़ी वजहें थीं। एक तो था धक्का, यानी पुश फैक्टर। मतलब मध्य एशिया में उज़्बेक उसे चैन से नहीं बैठने दे रहे थे, और काबुल से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो एक बड़ी सेना रख सके। और दूसरी तरफ था खिंचाव, यानी पुल फैक्टर। हिंदुस्तान के धन दौलत की कहानियां, यहाँ की राजनीतिक फूट, और ऊपर से दौलत खान लोधी जैसे लोगों का बुलावा, ये सब उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तो चलिए अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं कि 12,000 की सेना ने 1,00,000 की फौज को कैसे हरा दिया। इस नामुमकिन सी जीत के पीछे का राज क्या था? जवाब सीधा है, टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स, यानी बेहतर तकनीक और कमाल की रणनीति। बाबर का सबसे बड़ा हथियार था तुलुगमा टैक्टिक। ये एक कमाल की चाल थी। इसमें होता ये था कि सेना के सबसे फुर्तीले घुड़सवार विंग्स से, मतलब किनारों से घूमकर दुश्मन के पीछे पहुंच जाते थे और फिर पीछे से हमला बोल देते थे। अब सोचिए, जब किसी सेना पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला हो तो क्या होगा? भगदड़ मचना तो तय है। और दूसरा ब्रह्मास्त्र था अरबा फॉर्मेशन।
इसमें वो क्या करता था कि बैलगाड़ियों को एक साथ जंजीरों से बांधकर एक दीवार सी बना देता था। इन गाड़ियों की आड़ में उसकी तोपें सुरक्षित रहती थीं और गाड़ियों के बीच में जो गैप होता था वहां से उसके सैनिक अचानक निकलकर हमला करते थे। लोधी की सेना, खासकर उसके हाथी, इस दीवार को तोड़ ही नहीं पाए। तो कुल मिलाके बाबर की जीत की वजह क्या थी? एक तो उसके पास तोपें और बंदूकें थीं जो उस वक्त नई चीज थीं। दूसरे, उसके तीरंदाज लोधी के तीरंदाजों से कहीं बेहतर थे। उसकी सेना छोटी थी पर बहुत अनुशासित थी। और इन सबसे ऊपर खुद बाबर की लीडरशिप और उसकी कमाल की स्ट्रैटेजी। इन सारी चीजों ने मिलकर उसकी छोटी सी सेना को एक विनिंग मशीन बना दिया था। तो बाबर की ये जीत सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा नहीं थी, ये हिंदुस्तान में एक नए सूरज के उगने जैसा था, एक नए युग की शुरुआत, मुगल दौर की शुरुआत। अब एक सवाल और उठता है और ये बहुत जरूरी है, क्या ये लड़ाई धर्म के नाम पर थी? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि राणा सांगा एक हिंदू गठबंधन बना रहे थे, लेकिन जब हम सबूतों को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। जैसे हसन खान मेवाती एक मुस्लिम सरदार थे और वो राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़े। असल में उस वक्त गठबंधन धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सियासत और अपने अपने इलाके बचाने के लिए होते थे। राणा सांगा ने तो दिल्ली की गद्दी के लिए एक मुस्लिम दावेदार का भी साथ दिया था। तो इससे तस्वीर काफी साफ हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि पानीपत में जो हुआ वो सिर्फ लोधी वंश का अंत नहीं था, बल्कि वो उस मुगल साम्राज्य की पहली ईंट थी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था और यहाँ की हर चीज पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाला था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की महत्वाकांक्षा, सही मौका और नई सोच एक साथ मिल जाती हैं तो इतिहास का रुख कैसे बदल दिया जाता है। बाबर की कहानी शायद इसका सबसे बेहतरीन जवाब है।